एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक, बोलिए, प्रिपरेशन, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स, सब तरीके की, जितने भी तरीके की पॉसिबल है सारी पढ़ ली। फिजिकल प्रॉपर्टीज लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी हम लोगों ने, और उसमें एक प्रॉपर्टी को केवल पढ़ के छोड़ा था, और वो पहली प्रॉपर्टी क्या थी? बॉइलिंग पॉइंट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात याद रही होगी कल से लेकर अब तक कि एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कीटोन से कम होता है। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास रखने वाले एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, एल्डिहाइड का कीटोन बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। वेरी गुड, क्लियर है ना? और एल्डिहाइड सेम कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास रखने वाले एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का होता है। इतनी बातें याद रही ना? एल्केन से ज्यादा एल्डिहाइड का होता है ना? और एल्केन और एल्डिहाइड के बीच में शायद ईथर भी था। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन से कम था या ज्यादा था? कम था। याद आ रहा है सब कुछ? बहुत अच्छे। तो अल्टीमेटली हमने लास्ट क्लास में सब सीखा था, जाना था कि एल्केन का कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास रखने वाले एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम दिमाग में रखें तो जो मैंने बोला है यही सीक्वेंस इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की है। याद आ रहा है? पक्का? बहुत बढ़िया। अगली प्रॉपर्टी लिखिए। तीन ही प्रॉपर्टी है बस पूरे में मिला जुलाकर। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। सिर्फ तीन प्रॉपर्टियां, पहली होगी बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी लिखिए सॉल्युबिलिटी। लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी। लोअर एल्डिहाइड्स, सॉल्युबिलिटी में लिखिएगा, सॉल्युबिलिटी में लिखिए लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। लोअर से मतलब, लोअर से मतलब कम कार्बन वाले एल्डिहाइड और कीटोन। लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स, कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स, बस 4 कार्बन एटम तक के। ठीक है, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स, अप टू 4 कार्बन एटम्स, जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। समझे ना? मिथेनॉन, इथेनॉन, है ना? हाँ बोलो ना सर, मिथेनॉन नहीं होता, इथेनॉन नहीं होता, प्रोपेनॉन से शुरू होता है, तो प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। तो तीन, कम से कम 4 कार्बन, मतलब अप टू 4 कार्बन एटम्स, यानी कि लोअर एल्डिहाइड और लोअर कीटोन्स, है ना? देखिए लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर सोल्यूबल इन वाटर, आर सोल्यूबल इन वाटर। बस 4 कार्बन तक के एल्डिहाइड और कीटोन वाटर में सोल्यूबल होते हैं, आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी गुड। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द पोलर कार्बोनिल, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द पोलर कार्बोनिल ग्रुप एंड वाटर मॉलिक्यूल, बिटवीन द, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द पोलर कार्बोनिल ग्रुप एंड वाटर मॉलिक्यूल, पोलर कार्बोनिल ग्रुप एंड वाटर मॉलिक्यूल। क्या एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप पोलर होता है? हाँ सर होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण पोलर होता चला जाता है। समझ में आई बात ना? कार्बोनिल ग्रुप मीन्स सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप की पोलर नेचर के कारण ये वाटर के हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। जैसे मान लीजिए कि ये है आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, आर सी एच ओ मतलब, आर सी एच ओ मतलब एल्डिहाइड, है ना? ओ एच एच मतलब, बोलो, ओ एच एच मतलब H2O मतलब वाटर। तो इस एल्डिहाइड का O और इस वाटर का H आपस में क्या बनाने लगता है? बॉन्ड। ठीक है ना? फिर इसी तरह से यहाँ पर एक और ले लिया मैंने, R C डबल बॉन्ड O H, इस कार्ब ये इन दोनों के बीच में क्या बनने लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप और वाटर का हाइड्रोजन आपस में क्या करने लगता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होने लगता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण
सॉल्युबिलिटी आ जाती है, क्योंकि कोई भी, पहली बात कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, साथ ही साथ कोवेलेंट कंपाउंड भी है। एल्डिहाइड इज ए कोवेलेंट कंपाउंड और अनेक कंपाउंड। तो जवाब आएगा सर कोवेलेंट कंपाउंड। और कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते, कब तक, जब तक कि उनकी वाटर के साथ क्या ना हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो जाए। तो ये लोअर एल्डिहाइड और लोअर कीटोन्स वाटर में सॉल्युबल इसलिए होते हैं क्योंकि इन एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो नहीं। सिमिलर, हाँ बच्चे, किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वेरी गुड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस तरह की है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बार बार कह रहा हूं, सुनो मेरी बात यार, कितनी बार आपको बताऊं, बहुत ध्यान सुनिए, सुनो, सिंपल फंडा है, मैं बताता हूं। इस जेब से पैसे निकालकर अपनी लेफ्ट जेब से पैसे निकालकर अपनी राइट जेब में डाल लेना, ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, सिंपल। मतलब मैं ही खुद की इस जेब से पैसे निकाल रहा हूं, इस जेब में डाल ले रहा हूं, तो मतलब ये मेरे अपने के अंदर ही हो गया, जो भी कुछ हुआ, जो भी बदलाव हुआ मेरे अपने अंदर हुआ, इंट्रामॉलिक्यूलर। इसको क्या कहा जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर। एक ही मॉलिक्यूल में सब कुछ हो रहा हो, इंट्रामॉलिक्यूलर। एक से ज्यादा मॉलिक्यूल की प्रेजेंस आ जाए, 1 2 3 3 मॉलिक्यूल की प्रेजेंस है, इसका मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है, बहुत अच्छे। तो अच्छा, एक कीटोन वाली भी बना लो, ये बना भी लेना, मतलब साथ साथ है ना, यहीं पर C डबल बॉन्ड हो, क्या ये कीटोन है, फिर से वही HOH, और इधर भी मेरे प्यारो ये R, ये R डैश, ये C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया कीटोन। बोलो कोई डाउट हो तो, आज तक समझ में आ रहा है तुम्हें? आज तक तुम मुझे ईथर का फॉर्मूला बता सकती हो क्या, ईथर का जनरल फॉर्मूला RO डैश, ईथर का जनरल फॉर्मूला RO डैश। बहुत बढ़िया। आदित्य तुम मुझे एसिड क्लोराइड का जनरल फॉर्मूला बता सकते हो, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, नहीं पता, अफसोस की बात है ये, इंतहाई अफसोस यार। वरुण तुम बताओ बच्चे, एसिड क्लोराइड का, सपना RCOCl। यार कितनी बार बताना पड़ेगा मेरे भाई, मेरे प्यारे, RCOCl फ्रीडल क्राफ्ट की कौन सी रिएक्शन में यूज किया जाता है, एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, समझ गए ना। उस एसाइलेशन में से कौन सा पार्ट हाइड्रोजन को, एसिड क्लोराइड का कौन सा पार्ट हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, RCO वाला पार्ट, RCO वाला पार्ट। जो Cl है वो H और Cl मिलके बाहर हो जाते हैं। या इसी तरह तो पढ़ना है भाई। बताओ ना, आपने कल की पूरी क्लास का, मतलब आधी क्लास का, खैर पूरी नहीं, उससे पहले कुछ हमने केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ी थी, ठीक है ना, प्रॉपर्टी मतलब प्रिपरेशन भी पढ़ी थी, लेकिन आधी क्लास का समरी मैं आपको कह रहा हूं, अब इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इतनी बात याद रह गई तो मान के चलिए 70% केस में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। क्या कि सर एल्केन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ईथर का, ईथर से एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड से ज्यादा कीटोन का, कीटोन से ज्यादा अल्कोहल का, और अल्कोहल से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का। समझ लीजिए कि 70% क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अब सवाल थोड़ा बहुत उठेगा कि कहीं रीजनिंग में क्वेश्चन आ गया तो भाई हल्के फुल्के रीजन है, कौन सी बड़ी बात है, याद नहीं रख सकते क्या? अगर तुमसे सवाल कर बैठा कि भाई अल्कोहल और एल्डिहाइड में कंपेयर करो, तो फिर छोटी सी बात और याद रखनी है कि सर अल्कोहल में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एल्डिहाइड और कीटोन में होता है इंटरमॉलिक्यूलर डायपोल अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर डायपोल अट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाने की वजह से ये मॉलिक्यूल ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं। अल्कोहल के मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं, समझ लो ना। अगर मैंने कह दिया कि हमारी क्लास इस बगल वाली क्लास से ज्यादा एसोसिएटेड है, मतलब एक दूसरे के साथ ज्यादा जुड़ी हुई है, तो जाहिर है कि हमारी क्लास को तोड़ना उतना आसान नहीं रह जाएगा। जितनी ज्यादा क्लोजर होगी, जितना ज्यादा एसोसिएटेड होगा मॉलिक्यूल जितना ज्यादा एसोसिएटेड होगा, जुड़ा होगा एक दूसरे के साथ, उतना ही ज्यादा चांस होंगे कि वो मजबूत होगा, उसको तोड़ना उतना आसान नहीं होगा। सिंपल, समझ गए ना। अब ये बॉन्डिंग किसी भी तरह से हो रही हो, भैया किसी के साथ मेरी बॉन्डिंग इसलिए है वो मेरे स्कूल में पढ़ता है, किसी के साथ मेरी बॉन्डिंग इसलिए है क्योंकि वो मेरे कैंपस में रहता है, किसी के साथ मेरी बॉन्डिंग इसलिए है क्योंकि वो मेरा पड़ोसी है, तो मेरी बात समझ में आ रही ना। तो ऐसे करके हमारी आपस में बॉन्डिंग कैसे भी हो रही हो, चाहे जैसे क्या कि अल्कोहल में किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, पर बॉन्ड जितने ज्यादा बनेंगे, जितनी ज्यादा संख्या में बॉन्ड बनते चले जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर, बहुत अच्छे।
तो थोड़ा सा ध्यान लगा के अगर चीज़ों को पढ़ेंगे तो आसान होगा भाई। मैं बीच बीच में ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ें पूछ रहा हूँ कि एसिड क्लोराइड का, वो भी मैंने पूछा एसिड क्लोराइड का, और अगर एसिड हैलाइड का पूछता तो RC⋯OX, RC⋯OX। एसिड हैलाइड का सफिक्स क्या होता है वंशिका? एसिड हैलाइड का सफिक्स बोलो। सफिक्स, सफिक्स मतलब होता है रूट वर्ड के बाद जुड़ने वाला टर्म। एल्केन का क्या हटाकर क्या जोड़ें? जो जोड़ा जाएगा एल्केन का ही हटाकर जो जोड़ा जाता है वही सफिक्स होता है। तो क्या होगा? ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। जैसे इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल ब्रोमाइड, इथेनॉइल आयोडाइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। ध्यान से पढ़ो ना, अपने आप समझ में आता चल जाएगा। एक एक चीज आपके दिमाग में खुद ब खुद घुसती चल जाएगी। इतनी ज्यादा पढ़ ही रहो भाई, इतनी फ्रीक्वेंसी में क्लासेस होती है ना, इतनी फ्रीक्वेंसी में होने वाली क्लास का तो मतलब ये है सिंपल सा कि आपको सब कुछ यहीं प्रिपेयर हो जाना चाहिए। फिर भी थोड़ा बहुत कमी रहती तो घर पे जाके पढ़ा करो थोड़ा बहुत, ठीक है ना। एनसीईआरटी खोल के जरूर पढ़ा करो। एनसीईआरटी केमिस्ट्री की खास तौर से बहुत बढ़िया लिखी हुई है, बहुत आसान शब्दों में बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा बस ये है कि आप सोचो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा दिक्कत है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म या बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया नहीं गया रिएक्शन को, सिर्फ क्या कर दिया गया, रिएक्शंस बता दी गई हैं। और आपको यहाँ पढ़ने के बाद मेरे हिसाब से वही करना चाहिए कि बस यहाँ डिटेल में पढ़ लो, समझ लो एक बार, लेकिन बाद में जाकर बस यही याद रखो कि रोसेनबॉर्न रिडक्शन कराना है तो ये होता है, फिंकलस्टीन कराना है तो ये होता है, विलियमसन सिंथेसिस करानी है तो ये होता है। समझ रहे हो ना? क्लियर है? चलो, तो अभी सॉल्युबिलिटी हो गया मेरे हिसाब से कंप्लीटली। अब बट द सॉल्युबिलिटी यहाँ तक हो गया। लोअर एल्डिहाइड के लिए पहले हमने बात की, तो लोअर एल्डिहाइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, सभी एल्डिहाइड और कीटोन नॉन पोलर सॉल्वेंट में होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, ये वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर या नॉन पोलर? पोलर। तो ये पोलर सॉल्वेंट में तो डिसॉल्व है ही, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोवैलेंट कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, नॉन पोलर में हो जाता है, क्योंकि खुद नॉन पोलर है। अरे एल्डिहाइड खुद नॉन पोलर है ना, पोलर है वैसे वो, लेकिन किसकी वजह से? डायपोल मोमेंट की वजह से थोड़ा पोलर है। पर जो चीजें नॉन पोलर होती हैं वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होती हैं, और जो पोलर होती हैं वो पोलर में डिसॉल्व होती हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। तो क्या लिखा? बट द सॉल्युबिलिटी रैपिडली, बट द, अगली लाइन लिखेगा, द सॉल्युबिलिटी रैपिडली फॉल्स ऑफ या फॉल्स डाउन। द सॉल्युबिलिटी रैपिडली फॉल्स डाउन। रैपिडली एकदम से, अचानक से क्या हो जाती है? जीरो। मतलब 4 कार्बन तक तो ये सॉल्युबल है, लेकिन 4 के बियॉन्ड जाते ही अचानक क्या होने लगता है? सॉल्युबिलिटी गायब हो जाती है, घुलना बंद हो जाता है। मतलब पेंटेनल को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। हेक्सेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। बट द सॉल्युबिलिटी रैपिडली फॉल्स ऑफ एज द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस, एज द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस। हो गया यहाँ तक? बहुत अच्छे। अगली लाइन देखिए, द सॉल्युबिलिटी, ये था किसके बारे में? एल्डिहाइड और कीटोन, लोअर एल्डिहाइड और कीटोन पानी में। बस इतनी बातों की समरी क्या निकालोगे? लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स मतलब लगभग 4 कार्बन तक के एल्डिहाइड और कीटोन वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उसके बियॉन्ड वाले वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। बेसिक बात इतनी याद रखनी है। दूसरी, एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे जैसे जैसे इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाता है या एल्किल ग्रुप का साइज बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। क्लियर? बहुत अच्छे। अब क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी तो होते हैं। किसी एक एरोमेटिक एल्डिहाइड का नाम बताओ। बेंजल्डिहाइड। वेरी गुड। एरोमेटिक एल्डिहाइड का नाम बेंजल्डिहाइड। किसी एक एरोमेटिक कीटोन का नाम बताओ। एसिटोफिनोन। समझ गए ना? बेसिक दोनों ही कहते हैं, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन दोनों बेसिक हैं। क्लियर है? तो लिखे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स is much lower than the corresponding aliphatic aldehyde and ketone. The solubility of aromatic aldehyde and ketone, the solubility of aromatic aldehyde and ketone is much lower than their corresponding aliphatic analogous. Aliphatic analogous, स्पेलिंग ANALOGUES। एनालॉगस मतलब उनके करस्पॉन्डिंग, उनके मतलब एनालॉगस
क्लियर ना, बहुत अच्छे। दे आर करस्पॉन्डिंग एनालॉगस, ठीक है। ड्यू टू लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट इन एरोमेटिक रिंग, ड्यू टू लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट, मतलब वही एल्किल वाला ग्रुप जो है वो बड़ा होता चला जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। ड्यू टू लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट, ड्यू टू लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट, ओके, हो गया यहाँ तक। एक और पॉइंट बचा बस, सॉल्विटी के 3 पॉइंट आएंगे मोटे मोटे तौर पर। एक पॉइंट सुनिए पहले, चलो लिख लो तीसरा पॉइंट भी सॉल्विटी के। ऑल द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ऑल द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ऑल द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। देखो क्या बताया मैंने, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में फेयरली सॉल्युबल होते हैं। व्हाट डू मीन बाय फेयरली सॉल्युबल, मतलब ठीक ठाक सॉल्युबल होते हैं, आसानी से सॉल्युबल होते हैं, आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। किन में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। किसी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का नाम बताओ। CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, वेरी गुड। और कोई बताओ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बेंजीन, ईथर, ये सब क्या हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। बेंजीन भी एक सॉल्वेंट है, समझिए ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है ना। और वाटर कैसा है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्लियर है, बहुत अच्छे। तो क्या लिखा, ऑल द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, हो गया। 3 पॉइंट है मोटे मोटे तौर पर, बबीता समझ में आए ना। वो मोटे मोटे तौर पर 3 पॉइंट क्या याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखना है, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर अप टू 4 कार्बन एटम्स, बट हायर द एल्किल ग्रुप या लार्जर विल बी द एल्किल ग्रुप, लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी, समझ ना, लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन वाटर, क्लियर, खत्म मामला। दूसरी बात क्या याद रखनी है, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर मच लोअर सॉल्युबिलिटी, हैव मच लोअर सॉल्युबिलिटी देन एलिफेटिक। एरोमेटिक वाले जो होते हैं, बेंजीन रिंग वाले जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम होती है अपने एनालॉगस से, ठीक है ना, एलिफेटिक वाले एनालॉगस से। एलिफेटिक और एरोमेटिक में तो डिफरेंस समझ में आता है ना, जिसमें बेंजीन रिंग होगी वो एरोमेटिक, जिसमें बेंजीन रिंग न हो वो एलिफेटिक, समझ में आ रही बात ना, बहुत अच्छी। तीसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे कि सभी एल्डिहाइड और कीटोन, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, लोअर हो, हायर हो, कोई भी हो, सभी एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, क्लियर, बात समझ में आ गई ना, बहुत अच्छी। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी, स्मेल। स्मेल 3 ही प्रॉपर्टी पढ़नी है बस में, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और स्मेल, है ना, ठीक है। स्मेल, किस तरह की स्मेल होती है इनकी, एल्डिहाइड और कीटोन्स की, है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात चल रही है। लेकिन द लोअर एल्डिहाइड्स हैव शार्प पंजेंट स्मेल, लोअर एल्डिहाइड्स, बल्कि एल्डिहाइड्स लिखिए बस, लोअर एल्डिहाइड्स हैव शार्प पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल किस तरह की होती है, पंजेंट स्मेल, हाँ वेरी गुड, अनप्लीजेंट, बहुत बुरी सी, ठीक है ना, जो आपको परेशान कर दे, इरिटेट करने वाली, ठीक है ना। लोअर एल्डिहाइड हैव शार्प पंजेंट स्मेल, शार्प पंजेंट स्मेल, ठीक है ना। एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है, एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज द ऑर्डर बिकम्स, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर ODOUR वाला है ना, द ऑर्डर बिकम्स लेस पंजेंट। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, पंजेंट होने की जो टेंडेंसी है वो क्या होने लगती है, कम, बहुत अच्छे। द ऑर्डर बिकम्स लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेग्रेंट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम परफ्यूम वगैरह में हाइयर एल्डिहाइड और कीटोन को इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि ये जान लो कि उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। ये भी जानना जरूरी है कि पता नहीं आपने ईथर बनाया एल्डिहाइड, हाइयर एल्डिहाइड लेकर के और कीटोन लेकर के, और जो आपने बनाया परफ्यूम वो किसी को ज़्यादा पता लगा, उसने ऐसे ही कहा ज़्यादा खुशबू के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो काम हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। तो क्या लिखा, एंड मोर फ्रेग्रेंट, हो गया यहाँ तक, बहुत अच्छे। अब अगले लाइन लिखिए, ये एल्डिहाइड के बारे में बात हुई, अगले लाइन लिखे, लोअर कीटोन्स आर जनरली प्लीजेंट स्मेल। लोअर कीटोन्स देखो, एल्डिहाइड बेकार से स्मेल लगते हैं, लेकिन कीटोन्स प्लीजेंट स्मेल लगते हैं। लोअर कीटोन्स आर जनरली प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड, लोअर कीटोन्स। हालांकि ये वाली प्रॉपर्टी हम अक्सर पहले लिखा करते थे, फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर, इस तरह से लिखते हैं ना, बहुत अच्छे। तो क्या लिखा, लोअर कीटोन्स आर जनरली
pleasant smelling liquids while the higher ones are solids. while the higher ones are solids. जितने भारी होते चले जाएंगे, जितने बड़ा मॉलिक्यूल होता जाएगा कीटोन का, उतना ही सॉलिड होता चला जाएगा. बट द हायर वंस आर सॉलिड. बट द हायर वंस आर सॉलिड. हो गया यहाँ तक? हो गया यहाँ तक? बट हायर कीटोन्स आर सॉलिड. ठीक है ना, मतलब लोअर जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं. हाँ, सबकी होती है, बिल्कुल होती है. हायर तो कुल मिला जुला कर उसके कुल मिला के कीटोन्स की जो स्मेल है ना वो प्लीजेंट होती है, अनप्लीजेंट नहीं होती, चाहे वो लोअर हो चाहे वो हायर हो. ठीक है ना, वैसे भी हायर मॉलिक्यूल होता जाता है तो प्लीजेंट स्मेल जो है अनप्लीजेंट से प्लीजेंट की ओर जाने लगती है. क्लियर? इसलिए ये आप लिख भी सकते हैं, कीटोन्स हैव बीन यूज्ड टू, कीटोन्स हैव बीन यूज्ड टू मैन्युफैक्चर परफ्यूम्स, टू मैन्युफैक्चर परफ्यूम्स. है ना, मैन्युफैक्चर के अंदर फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है ना, कीटोन्स हैव बीन यूज्ड टू, या कीटोन्स आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर परफ्यूम्स. ओके, परफ्यूम को मैन्युफैक्चर करने में कीटोन्स यूज करते हैं, एल्डिहाइड का यूज नहीं करते. समझ गए ना, कीटोन की स्मेल क्योंकि हमेशा ही क्या रहती है, बेहतर. उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी. फिजिकल प्रॉपर्टीज में 3 प्रॉपर्टी थी, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और स्मेल, तीनों हो गई. ठीक है ना, खत्म. नेक्स्ट डालिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बात बता रहा हूं. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू होने जा रही हैं. जहां से केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू होती है वहां से थोड़ा सा चीजें आपको मुश्किल लगनी शुरू हो जाती हैं, जबकि मुश्किल है फिजिकल प्रॉपर्टीज. पर आप वो जो रिएक्शन होती है ना उनको देख देख के इतना डरते हो जिसका कहना नहीं. एक बार इन रिएक्शन से बातें करना सीख जाओ. जो केमिकल रिएक्शन हम एल्डिहाइड कीटोन की पढ़ रहे हैं ना, उनसे बातें करना सीख जाओ एक बार, कि ये इसके साथ कैसे बात कर रहा है, इसके साथ कैसे, उसकी बीच में आप घुस जाओ. उनकी आपस की जो बातें होती है ना उनके बीच में आप घुस जाओ, कि इसको इसने कैसे मनाया, इस पे इसने जाके अटैक कैसे कर दिया, जुड़ कैसे गया इसके साथ. थोड़ा सा ये सोचना सीख लो आप लोग, थोड़ा सा बस माइंड को ट्विस्ट करके देख लो कि अच्छा ये इसके साथ क्यों ऐड हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है. ये बातें जान लो, बस हो गया काम. एकदम आसान है, इतने मुश्किल नहीं है. 2-4 बार रिवाइज करोगे पक्का समझ में आ जाएगा. ठीक है ना, पहले से बताता आ रहा हूं कि बाकी फिजिक्स और मैथ्स के कंपैरिजन में अगर इस सब्जेक्ट को आप उनके आधा भी टाइम दे दो ना तो मुझे लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा मार्क्स पाओगे. ठीक है, क्योंकि इसमें मार्क्स बहुत तेजी से इंक्रीज होते हैं. थोड़ा सा भी समय देने पर मार्क्स में आने वाला इंक्रीमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है. ठीक है ना, चलो खैर. अब बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आएंगे या नॉन रिएक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आएंगे? रिएक्टिव कंपाउंड, सॉरी एलिमेंट कह रहा हूं मैं, कंपाउंड्स की, रिएक्टिव कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे. क्यों भाई? क्योंकि सर पोलर नेचर के हैं. वेरी गुड, पोलर नेचर के हैं. अगर पोलर नेचर के हैं तो बॉन्ड तोड़ना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान. वो चीजें जो कि जिनको लगता है यहाँ पोलैरिटी क्रिएट हो गई है तो उस पोलैरिटी को देखकर उसके लालच में आके उस पर अटैक कर देते हैं. समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे. लिखो, पहले इसी में लिखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स. ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स. ठीक है, ड्यू टू देयर पोलर नेचर, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया H, और फिर ये आर सी डबल बॉन्ड O. ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है बोलो, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव. यहाँ क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव. बोलो, पहला वाला क्या है, एल्डिहाइड. पहला वाला क्या है, एल्डिहाइड, और दूसरा क्या है, कीटोन. ठीक है ना, बहुत बढ़िया. अब ध्यान दीजिएगा. ठीक है ना, ये 2 स्ट्रक्चर बना लो जल्दी से. ठीक है ना, मतलब इससे बहुत फायदा मिलेगा आपको, इस बात से बहुत फायदा मिलेगा. ठीक है, बताओ. अच्छा, अगर C पर पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होने की टेंडेंसी बढ़ेगी या इलेक्ट्रोफिलिक? मतलब C पर अगर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सपोज करो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक बढ़ने के चांस होंगे या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बढ़ने के चांस होंगे? न्यूक्लियोफाइल ना. अरे भाई, न्यूक्लियस लविंग चीज आएगी ना फिर उसकी तरफ. पॉजिटिव होने का मतलब न्यूक्लियस जैसा हो जाना, और न्यूक्लियस लविंग चीजें उस तरफ भागती हैं. समझ में आ रही बात ना? न्यूक्लियोफाइल, समझ रहे हो ना? NO2+ इज ए न्यूक्लियोफाइल और OH- इज ए न्यूक्लियोफाइल.
बोलो ना, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है या NO2 प्लस न्यूक्लियोफाइल है? OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है भाई। अरे न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे? न्यूक्लियस लिविंग कौन होंगे? नेगेटिव ना, तो OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जनरली हम यही तो कराते हैं, होता है कि नहीं होता है? हेलो एल्केन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई जाती है, तो हेलोजन को कौन सब्स्टिट्यूट करता है? OH सब्स्टिट्यूट करता है ना, और क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। पता है ना, भूलो मत, चीजों को भूलो मत, बार बार करो, रिवाइज करोगे तो अपने आप मजा आने लगेगा, ठीक है? चलो जी, खैर अब एक लाइन और लिखनी है इसके नीचे, ठीक है ना? लिखिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम on the carbonyl group of aldehyde, due to the presence of hydrogen atom, due to the presence of hydrogen atom on the carbonyl group, on the carbonyl group of aldehyde, makes them much more reactive than ketone, makes them much more reactive than ketone। मतलब अगर तुमसे सवाल करूं कि दो एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो एल्डिहाइड। वैसे दोनों ही रिएक्टिव हैं। देखो एक बात यही आती है ना कि जब हम कहते हैं वैसे तो दोनों ही रिएक्टिव हैं, जनरली दोनों रिएक्टिव हैं, लेकिन फिर दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना? मच मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ओके, हाँ बच्चे, हाँ देखो अभी बात समझो ना, मच मोर रिएक्टिव होने का मतलब, मच मोर रिएक्टिव होने मतलब मोर रिएक्टिव, कीटोन से ज्यादा टाइप की रिएक्शंस कर सकता है। ज्यादा टाइप की रिएक्शन मतलब जैसे जिन कंपाउंड के साथ कीटोन भी नहीं रिएक्ट कर पाएगा ना, उनके साथ ही कर लेगा, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने की टेंडेंसी है। हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कराया जा सकता है भाई। इस वाले हाइड्रोजन को अगर यहाँ से हटा के इसकी जगह कुछ लिया होगे तो आसान है, पर पूरे एल्किल ग्रुप को हटाकर उसकी जगह कुछ लाना वो मुश्किल काम है। समझ मेरी बात ना? तो ये रिएक्टिव ज्यादा है। ओके, अब देखिएगा कौन कौन सी रिएक्शन हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन की, ठीक है ना? 7 कैटेगरी में इसकी रिएक्शन बटी हुई हैं। जरा याद करो, अल्कोहल की रिएक्शन हमने कैसे पढ़ी थी, याद है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COOH बॉन्ड, से O और H के बीच का बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, और रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्कोहल एज ए होल मॉलिक्यूल। याद है, वहां 3 टाइप की थी, लेकिन यहां पर 7 टाइप की रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी पहले देखिए, ठीक है ना? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो हम देखेंगे यहां पर, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी होंगी? पहली होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक कौन सी होती थी इनसे पहले वाले चैप्टर में? सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहां पर कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन followed by elimination, followed by elimination of water molecule, elimination of water molecule। बात समझो ध्यान से, बार बार कह रहा हूं। अच्छा बताओ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने के चांस क्यों हैं? क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पर C के ऊपर पॉजिटिविटी है, O के ऊपर नेगेटिविटी है, और दोनों के बीच में एक अनसैचुरेशन है, मतलब डबल बॉन्ड है। वो बॉन्ड टूटकर किसी चीज के ऐड होने की टेंडेंसी, चांस बनते हैं। डबल बॉन्ड टूटकर चांस बनते हैं, लेकिन अल्कोहल में सर डबल बॉन्ड होता ही नहीं है, इसलिए कैसे एडिशन कराओगे? एडिशन होने के लिए अनसैचुरेशन का होना जरूरी है ना, मतलब कम से कम ऐसा तो हो कि कोई बॉन्ड टूट कर उसकी जगह पर एडिशन के लिए। क्लियर है? और अगर किसी का अनसैचुरेशन नहीं, सैचुरेटेड है, तो फिर वहां जब रिएक्शन होती है, कोई अगर आता है तो किसी को हटाता है। भाई एक बात होता है, जब सब कुछ सैचुरेट हो चुका है तो भाई जगह बनाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए दूसरे को हटाना पड़ेगा ना, तो दूसरे को हटाकर उसकी जगह बनाएगा तो सब्स्टिट्यूशन, और अगर आके उसी के साथ ऐड हो जाएगा तो एडिशन। तो हम इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देखने को मिलेंगे हमें। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, मतलब एडिशन होगा किसी चीज का, लेकिन साथ ही साथ क्या एलिमिनेट हो रहा होगा? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट और कोई चीज ऐड हो रही होगी, ऐसी रिएक्शन भी देखने को मिलेंगी, ठीक है ना? तीसरी होती है रिडक्शन रिएक्शन। तीसरी कैसी होती है? रिडक्शन। देखो ये तो पढ़ी है आपने, ये तो मुझे आदित्य ऐसे ही बता देगा बिना पढ़े ना। बताओ, रिडक्शन रिएक्शन नहीं पढ़ी हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन की? हाँ पढ़ी है सर। एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल, समझ रहे हो ना? तो रिड्यूस भी कर सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन को, ठीक है ना? चलो जी, रिडक्शन रिएक्शन देखने को मिलेगी। चौथा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं पढ़ी है क्या? हाँ सर, एल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीडाइज भी किया जा सकता है सर। ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बहुत बढ़िया।
अब धीरे धीरे आपका फेस बनना स्टार्ट हुआ है, अब जाके बताना शुरू किया आप लोग थोड़ा थोड़ा, है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन भी किया जा सकता है, ठीक है ना, हैलोजिनेशन। और छठी होगी आपकी रिएक्शन विद एल्कलीज। रिएक्शन विद एल्कलीज मतलब बेस, है ना, रिएक्शन विद एल्कलीज। इतनी टाइप की रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है ना, रिएक्शन विद एल्कलीज। और फिर सातवीं है मिसलेनियस रिएक्शन, ठीक है ना, SCLLENEOUS, मिसलेनियस रिएक्शन। ओके, खत्म बात। ये 7 टाइप के रिएक्शंस देखेंगे हम लोग। हो गया, यहां तक को डाउट है? बताओ, अगर मैंने आपसे पूछा कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक को, है ना, या मतलब अभी मैं कहानी, आपको ये सब चीजें लिखवाने की जरूरत नहीं है, समझिएगा ध्यान से। इसने कहा द कार्बोनिल ग्रुप इज क्वाइट पोलर, होता है कि नहीं? एक एक बात को दिमाग में बैठाते जाइए। कार्बोनिल ग्रुप इज क्वाइट पोलर, क्वाइट पोलर मतलब बहुत ज्यादा पोलर नहीं होता, बहुत ज्यादा पोलर नहीं होता, लेकिन पोलर होता है। कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप। ओके जी, इसकी वजह से इसने कहा ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर टू कार्बन एटम of the carbonyl group carries a small positive charge and hence behaves as a electrophile। कार्बोनिल ग्रुप पर क्या जाता है? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर क्या जाता है? स्मॉल नेगेटिव चार्ज। किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। उसकी वजह से कार्बोनिल ग्रुप कैसे, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन कैसे बिहेव करने लगता है? एज एन इलेक्ट्रोफाइल, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? अब इसने कहा ए न्यूक्लियोफाइल रेडिली अटैक्स द इलेक्ट्रोफाइल कार्बन एटम ऑफ द पोलर कार्बोनिल ग्रुप फ्रॉम द डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ sp2। कोई मतलब नहीं इस बात का। कुल मिलाजुलाकर अगर ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो इसके ऊपर किसका अटैक होना पॉसिबल हो जाता है? न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना आसान हो जाता है। द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और कार्बोनिल ग्रुप इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। किसी न्यूक्लियोफाइल का कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक क्या करेगा? कार्बन और उस न्यूक्लियोफाइल के बीच एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, बिल्कुल करेगा। विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जितनी आसानी से, जितना जल्दी कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके उसके साथ अटैच हो जाएगा, उतनी ही फास्टर रिएक्शन होगी, जितनी जल्दी हो जाएगा। मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक। किस पर? कार्बोनिल ग्रुप पर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। अब द एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम टू अकोमोडेट द नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन एटम की अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट करने की टेंडेंसी इस बात को डिसाइड करेगी। फैसिलिटेट द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बन एटम। मतलब ऑक्सीजन एटम कितना नेगेटिव चार्ज बियर कर सकता है, ये इस बात को फैसिलिटेट करेगा कि न्यूक्लियोफाइल्स किस तरह से अटैक करेगा, कितनी जल्दी अटैक करेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि ऑक्सीजन जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर अकोमोडेट कर लेगा, कार्बन पे उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आती चली जाएगी, और कार्बन पर जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी, कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही आसान हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? इस कहानी को लिखवाने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। काफी आसानी से समझ में आ रहा होगा। बार बार कह रहा हूं, अगर मैंने आपसे बोला कि कार्बोनिल ग्रुप ये रहा, इस कार्बोनिल ग्रुप पर ये डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव, जितना ज्यादा इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, इसकी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पहले जो पढ़ने हैं वो कौन सी पढ़ेंगे हम लोग? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन अभी हम थोड़ा सा रिएक्टिविटी को क्या कर लेते हैं? रिएक्टिविटी के ऑर्डर को और कंपेयर कर लेते हैं। मतलब जो इसने फिजिकल प्रॉपर्टीज में नहीं करवाया वो थोड़ा यहाँ आके करवा ले रहा है, ठीक है ना, वो मेहनत यहाँ की करवा ले रहा है। कौन सी? तो आप हेडिंग डाली नहीं, पहले तो ये रिएक्शंस मैंने बता दी, ये पढ़ेंगे सारी। लेकिन अब लिखिए रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में कंपेयर कर लेते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा और उसमें भी कौन सा एल्डिहाइड किससे ज्यादा होगा, ये सब। रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके जी,
इसमें भी पहले कौन सी वाली डाल लेते हैं, एलिफेटिक, एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना। एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्लियर है। बताओ एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन में अगर कंपेयर करूं तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन, कीटोन। क्यों, न्यूक्लियो, बार बार कह रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। देखो पहले मेरी बात ध्यान सुनो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, यार कैसे बताऊं, लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई। मैंने आपको बोला ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, पोलैरिटी किस कारण आ रही है, पोलैरिटी कार्बोनिल ग्रुप पर, पोलैरिटी एल्किल ग्रुप के कारण नहीं आ रही है, कार्बोनिल ग्रुप पर, कार्बोनिल ग्रुप पर, सी डबल बॉन्ड ओ वाले पर, सी पर पॉजिटिव और ओ पर नेगेटिव, किसके कारण आ रहा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण। समझ गए ना, बहुत अच्छे। अब एल्किल ग्रुप के पास कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट अगर एल्किल के पास होता है तो एल्किल क्या करता है, पीछे से प्रेशराइज करता है, पीछे के ग्रुप जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो कार्बन को प्रेशराइज करते हैं, क्या करने के लिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए। क्या करते हैं, पीछे से धक्का देते हैं। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। कैसा इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अगर पीछे से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कराने की कोशिश कर रहा हो कार्बन को, और कार्बन पर पहले से थी पॉजिटिविटी, किसके कारण, ऑक्सीजन के कारण, तो वो उस पॉजिटिविटी को पीछे का जो प्लस आई इफेक्ट है वो थोड़ा क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। बोलो नहीं, बात समझ में आई बच्चे। पीछे से जो एल्किल ग्रुप है वो कार्बन पे दबाव डालता होगा, तो ऑक्सीजन से हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई। हमारी बिरादरी के तुम, हम तुमसे बात करेंगे, हमारा उससे लेना देना नहीं है, तुमने उससे बॉन्ड बना रखा, ठीक है, अलग बात है। पर हम जो एल्किल ग्रुप है, हम कार्बन वाले जो ग्रुप हैं, हम तुम पर दबाव डाल सकते हैं, और उस पर दबाव डालेंगे तो बाहर से क्या लगाएंगे, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, समझ लो ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट क्या करता है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है या घटाता है, बोलो, बढ़ाता है। हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कुछ याद आ रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, याद आ रहा है ना, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब जो पीछे की तरफ एल्किल ग्रुप हमने जोड़े हैं वो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो उसकी पॉजिटिविटी को रिड्यूस करेंगे। किसके कारण आई थी वो पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिविटी किसी और कारण आई है, मत सोचिएगा कि वो पीछे से कार्बन के दबाव से आई है, नहीं आई है उससे बच्चों। कार्बन पर पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव किस वजह से आया है, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी के कारण, समझ गए ना। लेकिन अगर पीछे से दबाव पड़ेगा तो कार्बन पर ये जो पॉजिटिविटी आई है इसको न्यूट्रल या बैलेंस करने लगेगा कौन, पीछे का प्लस आई इफेक्ट। बोलो बात समझ में, अभी रुको तो, अभी तो मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एल्डिहाइड या कीटोन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये भी एल्डिहाइड ही है, लेकिन वो मैं अभी कंपेयर करने के लिए मैं लिखने जा रहा था, लेकिन मैं उसको लिखने से पहले ही समझाने लगा। क्या समझाया कि अगर पीछे से एल्किल ग्रुप का दबाव बढ़ेगा तो बोलो कार्बन पर पॉजिटिविटी घटेगी या बढ़ेगी, बस इतना बताओ, घटेगी। कार्बन पर अगर पॉजिटिविटी घटेगी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान होगा या मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसका मतलब इस रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल हो गया तो रिएक्शन आसान हो जाएगी या मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। इसका मतलब रिएक्टिविटी घट जाएगी या बढ़ जाएगी, सर घट जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, कौन सी वाली के लिए स्पेशल बात कर रहा हूं, ये भी ध्यान रखना, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की। न्यूक्लियोफाइल के अटैक की टेंडेंसी एल्किल ग्रुप के बढ़ने से घटती है। बोलो सही बोल रहा हूं मैं या गलत बोल रहा हूं, सोच के बोलो पहले अपनी बात से। न्यूक्लियोफाइल के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक की टेंडेंसी कार्बोनिल कार्बन से अटैच एल्किल ग्रुप के बढ़ने से, एल्किल ग्रुप के साइज के बढ़ने से घटती है। बोलो सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, सही है। जो मैंने समराइज जो किया, मैंने बताई ना बात, उसी को समराइज करके ऐसे बोला, समझ में आया। इसीलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक को सबसे आसान कौन करेगा, फॉर्मल्डिहाइड, ये HCHO, बिकॉज इसमें तो एल्किल ग्रुप है ही नहीं, प्लस आई इफेक्ट है ही नहीं। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट कहां से आता है,
एल्किल ग्रुप से आता है, आर से प्लस, मतलब आर से, आर जो होता है एल्किल ग्रुप वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ये तो आर ही नहीं है सर, दोनों क्या हैं, एच हैं। इसका मतलब इनका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम है ही नहीं, पहली बात तो ये बोलो, क्योंकि हाइड्रोजन तो प्लस आई इफेक्ट शो ही नहीं करते, एल्किल ग्रुप शो करता है ना, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ना के बराबर, इसलिए कार्बन पर पॉजिटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि इस पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से बढ़ी, नहीं बढ़ी। अभी कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन, उस कार्बन का बेचारापन, नहीं समझे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन क्या बेचारापन, समझते हो ना, लाचार मजबूर बेचारा बन जाता है ये, किसके सामने, इसके सामने, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब छीनने की ताकत। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही यही होता है ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो हैं, उनको ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है, ये बेचारा बन जाता है कि देखो मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, लोगों को बताना शुरू कर देता है। समझ में आ रही बात ना। तो अभी ये पॉजिटिविटी उसके कारण आ रही है। ये पॉजिटिविटी कौन रिड्यूस कर सकता था, अगर इसकी बिरादरी के इसके पीछे कुछ 2-4 लोग बैठे होते तो इसके सपोर्ट में आते, बोलते घबराओ मत, तुम इसको जो ये तुम्हें तंग कर रहा है इसको दूर करो, यहाँ से इसको दूर करोगे तो हम तुम्हें क्या कर देंगे, पीछे से इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट के कारण हम तुम्हें पीछे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सी रिएक्शन के लिए, सबके लिए नहीं है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए। कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे ज्यादा आसानी से किस पर होगा, फॉर्मेल्डिहाइड पर होगा, उससे धीमे किस पर होगा, एल्डिहाइड पर होगा। कौन से एल्डिहाइड पर, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर कोई और अनदर एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के बाद कौन आता है भाई, जाहिर सी बात एसिटल्डिहाइड आता है, तो कम से कम एसिटल्डिहाइड में भी कम से कम एक एल्किल ग्रुप तो आ जाएगा ना, CH3CHO होता है, CH3CHO एसिटल्डिहाइड। जैसे ही एल्किल ग्रुप बढ़ेगा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी रिड्यूस होगी, तो न्यूक्लियोफाइल के उस पर अटैक करने की टेंडेंसी घट जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। इतने मजे के साथ इतने प्यार से इस तरह से बता रहा हूं कि शायद आपको ये बिल्कुल भी दिक्कत ना करे। थोड़ा मन से बस ये नहीं को पढ़ लेना, थोड़ा मन से, रिएक्शन बड़ी आसान हो जाती है फिर, ठीक है। अब बोलो, अगर मैंने कह दिया कीटोन, अब बात किसकी कर लें, कीटोन की, मतलब ये वाला H भी हटकर, पहले तो दोनों H थे, अब एक R एक H, अब तीनों दोनों ही क्या हो गए, R। तो भाई अब क्या हो जाएगा, अब इस पर जो ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है, इसकी टेंडेंसी, ये पॉजिटिविटी सबसे कम होगी। क्लियर है। आप ऐसा भी कह सकते थे यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे वैसे शो करने के लिए, अपने फायदे के लिए, अदरवाइज ऐसे लिखना सही नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे यहाँ पर बोल सकते हो डेल्टा पॉजिटिव, और चलो छोड़ो, बस यही रहने दो, लिखते ही नहीं, क्या फायदा, जब कोई चीज़ सही नहीं है तो उसको क्यों लिखना, ठीक है। बस आप अपने मन में समझ लो कि यहाँ पर पॉजिटिविटी क्या होगी, कम होगी, यहाँ पर पॉजिटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल हो जाएगा। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हुआ। क्लियर है। एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन में कंपैरिजन कर लिया, बात भी समझ में आ गई। मैं नीचे आपको इसे लिख भी सकता हूँ, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases as the number of alkyl group increases, number of alkyl group increase, electron density at carbonyl carbon increases as the number of alkyl group increases. Hence the attack of nucleophile gets reduced, क्या हो जाएगा, घट जाता है, gets reduced, ओके, as above, जैसे मैंने ऊपर दिखाया उस हिसाब से क्या हो जाएगा। अभी कोई डाउट है, बहुत अच्छे। जैसे मैंने आपको बोला था, फिनॉल हैज वेरी वेरी लेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद है, ऐसा ही कुछ था ना, या हेलो अरेंज था, अरे बताओ ना भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हेलो अरेंज की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टेंडेंसी
बहुत कम होती है। याद है कौन सी वाली रिएक्शन करते हैं वो? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। क्लियर है? टुवर्ड्स द, मतलब हम कह सकते हैं कि लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हैलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरह हम यहां भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एल्डिहाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड आर लेस रिएक्टिव, एल्डिहाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन फॉर्मल्डिहाइड। अब आप कहेंगे सर एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड दोनों तो एल्डिहाइड ही हैं। भाई लेकिन दोनों में ये वाला फॉर्मल्डिहाइड वाला जो ना वो एक स्पेशल टाइप का एल्डिहाइड है जिसमें एक भी एल्किल ग्रुप नहीं होता है। क्लियर है ना? इसलिए एल्डिहाइड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने की टेंडेंसी फॉर्मल्डिहाइड से कम होती है। कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने की टेंडेंसी एल्डिहाइड से भी कम होती है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई डाउट रहेगा? नहीं, बिल्कुल भूलना नहीं है, ये तो सबको याद रह जाएगा। थोड़ा सा बस ये भी याद रख लेना, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। किसके कारण? प्लस आई इफेक्ट के कारण। बिल्कुल भी सारी चीजें अगर सब कुछ भी दिमाग से निकल जाए ना तो ये टर्म याद रहना चाहिए, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है ना? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट देखो, हो गया, बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो दूसरा इफेक्ट, ये तो हुआ प्लस आई इफेक्ट। ठीक है ना? इंडक्टिव इफेक्ट था ये। पहला वाला क्या था? ये इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर हमने क्या पता किया? रिएक्टिविटी। ठीक है, दूसरा देखिए, लिखिए स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंडरेंस वाला जो इफेक्ट होता है ना, स्टेरिक हिंडरेंस वाला। ठीक है ना? स्टेरिक इफेक्ट, इसमें लिखिए, पहले पूरी बात लिख लीजिए फिर समझाते हैं। ठीक है ना? बढ़ जाए। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है वैसे? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब जिस पर कोई व्यक्ति अटैक करना चाहता है उसके आसपास मौजूद क्राउड के कारण जो अटैक करना चाहता है उसको मिलने वाली रेजिस्टेंस को स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। नहीं समझे? जिस पर कोई व्यक्ति अटैक करना चाहता है, ठीक है ना? जैसे हम कह रहे हैं कि भाई क्या चलता है, बड़े बड़े लोगों के साथ काफिला चलता है। ठीक है ना? बड़े बड़े लोगों के साथ उनकी सिक्योरिटी चलती है। अब वो सारी सिक्योरिटी किस लिए लगी है? जो कोई अगर कोई अटैकिंग मॉलिक्यूल आता भी है तो उसको क्या करने के लिए? स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करने के लिए। बात समझ ना? वो क्या बोलेगा कि पहले हमसे निपटो बाद में जाना वहां तक। ठीक है ना? बात समझ रहे ना? तो किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास जो क्राउड मौजूद होता है उस क्राउड के कारण इनकमिंग मॉलिक्यूल को या अटैकिंग मॉलिक्यूल को मिलने वाला रेजिस्टेंस ही क्या कहलाता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। जितना ज्यादा क्राउड होगा उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। लिखें इनफॉर्मल्डिहाइड, लिखिए इसमें इनफॉर्मल्डिहाइड। अच्छा बताओ, फॉर्मल्डिहाइड में ज्यादा भीड़ है या कि एसीटोन में ज्यादा भीड़ है? अटैकिंग मॉलिक्यूल, वैसे अटैकिंग कौन है? जिस पे अटैक होने वाला वो कौन है? कार्बन। कौन सा वाला कार्बन? कार्बोनिल कार्बन वाला कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आ रखे हैं? यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है कौन? एल्किल ग्रुप। क्राउड किससे बढ़ रहा होगा? यहाँ भीड़ ज्यादा दिखेगी कि यहाँ ज्यादा दिखेगी? वहां ज्यादा दिखेगी। समझ गया ना? ओके, तो लिखिए इन फॉर्मल्डिहाइड देयर इज नो एल्किल ग्रुप। इन फॉर्मल्डिहाइड देयर इज नो एल्किल ग्रुप, देयर इज नो एल्किल ग्रुप, while in all other aldehydes, while जबकि in all other aldehydes, while in all other aldehydes, ठीक है ना, there is one alkyl group। बाकी सभी एल्डिहाइड में एक एल्किल ग्रुप होगा। एल्किल ग्रुप एक ही होगा, उसका साइज बड़ा छोटा हो सकता है। नहीं समझे? बहुत अच्छे। देयर इज वन एल्किल ग्रुप बट इन कीटोन, but in ketones there are two alkyl group। there are two alkyl group attached to carbonyl group, but in ketones there are two alkyl groups attached to attached to carbonyl ग्रुप। ओके जी, अटैच टू कार्बोनिल ग्रुप। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब एज द साइज, नेक्स्ट हम लिखिए एज द साइज एंड नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल ग्रुप। ये तो हमने पहले उसको भूमिका बताई, उसके बारे में थोड़ी भूमिका बना के क्या बताया कि भाई फॉर्मल्डिहाइड में एक भी एल्किल ग्रुप नहीं होता है, एल्डिहाइड में एक एल्किल ग्रुप होता है,
फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर उसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड होगा। तो कीटोन में सर 2 एल्किल ग्रुप होते हैं, समझ गए ना। अब क्या कह रहा है, एज द नंबर एंड साइज ऑफ एल्किल ग्रुप, ये आपने पहले साइज लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, एज द नंबर एंड साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस, आते लिखो मेरे बच्चे लिखो, एज द नंबर ऑफ, एज द साइज एंड नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप increases, as the number and size of alkyl group increases, the attack of nucleophile, the attack of nucleophile, as the number of, as the number and size of alkyl group increases, है ना, increases, the attack of nucleophile on the carbonyl group, the attack of nucleophile on the carbonyl group, बोलो सगुन क्या कह सकते हैं, खाली सुन के इमला नहीं लिख रही हो ना, इमला नहीं लिखनी, डिक्टेशन नहीं लिखनी है बच्चे, सोच के लिखना है, जो बता रहे हैं उसको सोच के लिखना है ना। वंशिका क्या लिखोगी इसके आगे, इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, सिंपल, कारण क्योंकि क्राउड बढ़ता जाएगा, एज द नंबर ऑफ एल्किल, नंबर एंड साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस अटैच टू कार्बोनिल ग्रुप, देन द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल decreases, the attack of nucleophile becomes more and more difficult, है ना, बेहतर ये होगा, ठीक है ना। the attack of, क्या लिखा, the attack of nucleophile becomes more and more difficult, the attack of nucleophile becomes more and more difficult, समझ गए ना। स्वामी बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे, गोपाल बात समझ में आ रही है। कार्बोनिल ग्रुप के आसपास, कार्बोनिल ग्रुप के आसपास एल्किल ग्रुप का नंबर मतलब संख्या या साइज बढ़ता जाएगा, तो कार्बोनिल ग्रुप के आसपास क्राउड बढ़ता जाएगा, भीड़ बढ़ती जाएगी, और अगर कार्बोनिल ग्रुप के आसपास भीड़ बढ़ती जाएगी तो जो बाहरी आकर अटैक करना चाह रहा होगा उतनी आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, मतलब उसके लिए अटैक डिफिकल्ट हो जाएगा, ये नहीं कह रहे पूरी तरीके से रुक जाएगा, लेकिन हाँ डिफिकल्ट, जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही उसके लिए अटैक करना डिफिकल्ट होता जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट, ठीक है ना, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ओके। हो गया क्या बच्चे, रुको एक मिनट, है ना, एज द, सुनो बच्चों, मेरे स्टेटमेंट को पूरा करेंगे मुनस्सा, ठीक है ना, मुनस्सा मेरे स्टेटमेंट को पूरा करना, ठीक है ना, जो अभी मैं स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ। एज द क्राउड, ध्यान सुनो, बाकी लोग भी सुनेंगे, एज द क्राउडिंग अराउंड द कार्बोनिल ग्रुप इंक्रीजेस, एज द क्राउडिंग अराउंड द कार्बोनिल ग्रुप इंक्रीजेस, द रिएक्टिविटी ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन बिकम्स, या बस डिक्रीजेस या इंक्रीजेस, सोच के नहीं पढ़ रहे हो ना, इसीलिए ऐसा जवाब दे रहे हो, गलत बात। मैंने कहा एज द क्राउडिंग अराउंड द कार्बोनिल ग्रुप इंक्रीजेस, है ना, देन द रिएक्टिविटी ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डिक्रीजेस, क्या होना चाहिए, नहीं वो इंक्रीजेस बोल रही थी ना, मैं तुम्हें थोड़ी बोल रहा हूँ, उसको बोल रहा था, तुम सही बोल रही थी, बात उसकी हो रही ना, मुझे उसको स्टेटमेंट पूरा करवाना था, स्टेटमेंट पूरा तुम्हें करना था ना। अब समझ में आ रहा है, नहीं समझे, अरे बच्चे इस तरह इतना, अच्छा एक बात बताओ, मेरी समझ में नहीं आती बात, देखो सुनो, सिर्फ 2 कारण हैं, बार बार कह रहा हूं, आप ही की क्लास में बैठे हुए एक व्यक्ति को बात समझ में आ रही हो और एक को ना आ रही हो, सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, जिसको समझ में आ रही है वो बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, मैं यहां कुछ पढ़ा थोड़ी रहा हूं, बोलो क्या पढ़ा रहा हूं यार, बात ही तो कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि किसी इंसान के आसपास उसको प्रोटेक्ट करने वाले लोगों की भीड़ बढ़ जाए, समझ गए ना, मैं यहां अकेला खड़ा रहूं तो कोई बाहर ही आके मुझ पर अटैक करेगा, इस बात की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, यह आसान होगा उसके लिए, लेकिन आप सब खड़े हैं, इतने सारे लोग खड़े हैं और कोई बाहर ही आके मुझ पर अटैक करना चाहे तो इतना आसानी से नहीं कर पाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर है, बाहरी का मतलब इंसान की बात कर रहा हूं, अगर कोई सांप वाप आ गया तो तुम भी भाग खड़े होगे, ठीक है ना, मैं वो मालूम है,
ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब है कि बाहरी कोई अटैक आगे करेगा तो क्राउड मेरे आसपास जितना क्राउड बढ़ता जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा तो बच्चे अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल हो जाएगा। और अगर अटैक मुश्किल हुआ तो जाहिर सी बात है अटैक ही तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना। हे बच्चे ध्यान लगाओ भाई, न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना। तो इसका मतलब अगर वो मुश्किल हो गया तो रिएक्टिविटी घट गई ना। समझ गए? बहुत अच्छे। तो लिख लो एक स्टेटमेंट ये भी लास्ट में, ठीक है। एज द क्राउडिंग अराउंड द कार्बोनिल ग्रुप, एज द क्राउडिंग अराउंड द कार्बोनिल ग्रुप इंक्रीजेस। यही क्वेश्चन असर्शन रीजन में रखा हुआ मिल जाएगा आपको। एज द क्राउडिंग अराउंड द कार्बोनिल ग्रुप इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डिक्रीजेस अकॉर्डिंगली, ठीक है। एज द क्राउडिंग अराउंड as the crowding around the carbonyl group increases, as the crowding around the carbonyl group increases, the reactivity of the aldehydes and ketones decreases, the reactivity of the aldehyde and ketone decreases accordingly, ठीक है, accordingly। अब मुझे आप में से कोई भी बताएगा सोच कर, बार बार कह रहा हूँ बच्चों, सोच कर ही लिखो, सोच कर ही पढ़ो और सोच कर ही मेरे बातों का जवाब दो। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में कौन ज्यादा आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, तो हम बोलेंगे सर फॉर्मल्डिहाइड आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, एसिटाल्डिहाइड की कम होगी। फॉर्मल्डिहाइड ये होता है यहाँ CH3 लगा दोगे तो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। मतलब कुल मिला जुला कर बात समझ में आ रही होगी। अगर मैंने आपसे पूछा HCHO CH3 CHO फिर CH3 CH2 CH3 CHO, ठीक है ना, और फिर CH3, सुनो बच्चे ध्यान लगाओ भाई, CH3, अरे रुको देखो CH3 CH2 का होल ट्वाइस CO। बताओ पहली बात तो ये मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ कर रखा है, जरा देखना एक बार कितने कितने बॉन्ड बन गए, जरा ध्यान लगाओ। यहाँ 5 बॉन्ड बन रहे हैं तो इसको सही कर लो। क्या होगा ये CO होगा, ये भी क्या होगा CO। नहीं समझे, पहले समझो ध्यान से। देखो ये है फॉर्मल्डिहाइड, सबसे कम क्राउड है यहाँ, उससे ज्यादा क्राउड है यहाँ, उससे ज्यादा क्राउड है यहाँ, और सबसे ज्यादा क्राउड है यहाँ। बोलो है कि नहीं है? कारण ये CH3 CH2 सॉरी ये CH3 CH2 का होल ट्वाइस है, नहीं तो कीटोन है ना बच्चे, वो कीटोन है। C डबल बॉन्ड है तो फिर R का तो ट्वाइस ही होगा, या तो R का ट्वाइस होगा या तो RCO R डैश होगा। तो ये CH3 CH2 का होल ट्वाइस CO। इस C के साथ 2 इथाइल ग्रुप, इस C के साथ एक इथाइल एक मिथाइल ग्रुप, इस C के साथ एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन ग्रुप, इस C के साथ दोनों हाइड्रोजन ग्रुप। तो जाहिर है कि जैसे जैसे हम उधर जा रहे हैं क्राउड, कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्राउड बढ़ रहा है, और जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ती है वैसे वैसे रिएक्टिविटी घटती है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, उससे कम ये, सबसे कम ये। बना लीजिए डर, समझ गए ना। बस यही 2 इफेक्ट हैं, इन्हीं 2 इफेक्ट को ध्यान में रखना है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करानी है, ठीक है। रुक जाओ, हो गया। नेक्स्ट डालिए, बता दो इसको। बी देखिए, बी जल्दी से इसका भाई, इसको पूरा कर लो जल्दी बस, ठीक है। लिखो इसी का बी देखिए, एरोमेटिक। ये बच्चे ध्यान लगाओ जरा, एरोमेटिक। अब एलिफेटिक की कहानी खत्म। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। चलिए लिखिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में लिखें।
लिखिए इसमें, इन जनरल एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इन जनरल एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव, इन जनरल aromatic aldehyde and ketones are less reactive, in general aromatic aldehydes and ketones are less reactive, है ना, in general aromatic aldehyde and ketones are less reactive than the corresponding aliphatic analogus, are less reactive than the corresponding aliphatic analogus, corresponding aliphatic analogous, corresponding aliphatic analogous ड्यू टू, किस कारण? पहली बात, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी अपने करस्पॉन्डिंग एनालॉगस से एलिफैटिक और एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन के एनालॉगस जो उनके करस्पॉन्डिंग एनालॉगस होते हैं उनसे कम होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। अच्छा बताओ ना, बार बार कह रहा हूं, कार्बोनिल ग्रुप पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ता जाए, कार्बोनिल ग्रुप के आसपास अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ता जाए तो रिएक्टिविटी, वेरी गुड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी घट जाएगी। क्लियर है ना? बस इतना, वहां जैसे हमने वहां याद किया था कि बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगी, ऐसा कुछ था ना, ठीक है ना, तो बस एसिडिक स्ट्रेंथ पे हमने बात की थी, ठीक है। ऐसे ही एक मोटा मोटा तौर पे बात याद करनी है यहाँ पर, कार्बोनिल ग्रुप के आसपास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही उसकी रिएक्टिविटी घटेगी। सिंपल, समझ गए ना? बहुत अच्छे। क्या लिखा? इन जनरल एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन करस्पॉन्डिंग एलिफैटिक एनालॉगस ड्यू टू प्लस आर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? प्लस आर या माइनस आर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट, वेरी गुड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्लस आर इफेक्ट ऑफ द बेंजीन रिंग, प्लस आर इफेक्ट ऑफ द बेंजीन रिंग, प्लस आर इफेक्ट ऑन द बेंजीन रिंग, ऑफ द बेंजीन रिंग, ठीक है ना। देखिए जैसे यहां ध्यान लगाइएगा, ठीक है ना, ये रहा आपका क्या, ध्यान सुनो भाई, आर, ओके जी, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है ना, एज एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन आर लेस रिएक्टिव देन द करस्पॉन्डिंग एरोमेटिक, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। सुनो अब यहां पर क्या होगा, बहुत ध्यान सुनो, यहां बेंजीन रिंग शो करेगी क्या? प्लस आर इफेक्ट। इससे पहले तक हम क्या करते थे, ध्यान लगाओ ना, अगर इसकी जगह, सुनो छोड़ो, सी डबल बॉन्ड ओ की जगह अगर यहाँ OH होता तो बोलो कौन सा इफेक्ट लगता है यहाँ पर? माइनस आर इफेक्ट। नहीं समझे? माइनस आर इफेक्ट का मतलब बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन खींचने लगती, विड्रॉ कराने लगती। इसका पेयर जो यहाँ OH का पेयर होता, OH में O के ऊपर पेयर था ना, लोन पेयर, वो मूव कर जाता बेंजीन रिंग में, लेकिन फिलहाल इस बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच है उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, समझ गए ना, तो इसलिए इसका लोन पेयर तो यहां मूव नहीं कर सकता। फिर क्या होगा ये कि सर इसके बगल में एक कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम ये बॉन्ड ब्रेक होकर इसका पूरा लोन पेयर यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर किस पर आ जाएगा? O पर आ जाएगा। O के ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस। नहीं समझे? O के ऊपर क्या जाएगा? नेगेटिव। अगर O के ऊपर नेगेटिव आ गया तो C के ऊपर क्या जाएगा? पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इसका ये डबल बॉन्ड टूटकर अगर यहाँ गया तो इस पर पॉजिटिविटी आ गई, ठीक है। पहले स्टेप में लिखते हैं, पहले मैं इसको यहीं लिख देते हैं बस, छोड़ो। अगले स्टेप में लिखता हूँ, ये यहाँ टूटकर जब जाएगा तो क्या बनेगा बोलो? तो सर ये बनेगा कुछ ऐसा, देखो ये बनेगा कुछ ऐसा, CO के ऊपर क्या? माइनस, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस, और ये रहेगा यहाँ R। अब जब ये इसके ऊपर प्लस आएगा, ध्यान से देखना, इसके ऊपर प्लस आएगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये कहेगा यार कार्बन तुम क्यों दुखी हो रहे हो, चलो मैं देता हूं तुम्हें लोन पेयर। इसको ये क्या कर देगा? अपना ये लोन पेयर डोनेट कर देगा। बोलो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अरे तुम में से कोई मुझे बताएगा भाई, यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड CO के ऊपर क्या रहेगा? माइनस, यहाँ क्या होगा? R। ये बॉन्ड टूट चुका है, बोलो पॉजिटिविटी कहाँ आएगी? अब वहाँ वो जो 2 डॉट लगा के माइनस लिखा करते थे ना, वो नहीं लिख देना,
क्योंकि लोन पेयर रिंग के अंदर मूव नहीं कर रहा है, बल्कि बॉन्ड रिंग में से टूट के अंदर वहां जा रहे हैं बाहर। तो इसका मतलब यहां पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। इस पॉजिटिविटी को खत्म करने के लिए बॉन्ड टूट के यहां जाएगा। ये अगर यहां आएगा तो ये क्या कह रहा है कि भाई तुम दुखी मत हो, मैं यहाँ आ जाता हूँ, तुम यहाँ जाओ, ठीक है ना। ये यहाँ आ गया CO माइनस, और ये क्या हो जाएगा R। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। इस पॉजिटिविटी को खत्म करने के लिए यहाँ जाएगा। अगर ये यहाँ आ गया तो बोलिए क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, बोलो ना भाई, पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ से क्या हो जाएगा CO माइनस, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर R। अब ये वाला पॉजिटिव यहाँ टूट कर आ जाएगा, तो ये कहेगा कि भाई यहाँ डबल बॉन्ड था ना, तो ये टूट कर यहाँ चला जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। वापस क्या बन जाएगा, बोलो, ये C, ये आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद ये क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव। बस यहीं तक रखो, ज़्यादा चेक करना पड़ो। यहाँ हो गया। आप मुझे देखकर बताओ कितने स्ट्रक्चर बने, 5। इन 5 में से कितने में, इन 5 में से कितने स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनमें C के ऊपर प्लस है, जिनमें C के ऊपर प्लस है। कार्बोनिल ग्रुप वाले C के ऊपर प्लस है। भाई कार्बोनिल ग्रुप पर जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही आसान होगा ना। अरे कार्बोनिल ग्रुप पर जितना प्लस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने से तो रिएक्टिविटी घटती है, तो प्लस बढ़ने से इलेक्ट्रिविटी बढ़ती है। समझ रहे हो ना। न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस तरह आसान होगा, अगर C के ऊपर प्लस ज्यादा हो तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा लालच में आ जाएगा, एकदम से अट्रैक्ट होगा उसकी ओर कि यार ये तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत अच्छे। बोलो इन 5 स्ट्रक्चर में से कितने स्ट्रक्चर पर C के ऊपर प्लस है, 1, और बाकी 4 पर नहीं है। इसका मतलब ड्यू टू प्लस R इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग, कार्बन एटम हैज पॉजिटिव चार्ज ओनली इन 1 स्ट्रक्चर बट नॉट इन 4 स्ट्रक्चर। 20% चांस है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो पाएगा। नहीं समझे। 5 स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो अगर बेंजीन का, अच्छा रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि ये इस फॉर्म में पाया जा सकता है, इस फॉर्म में भी मिल सकता है, इस फॉर्म में मिल सकता है। रेजोनेंस का मतलब यही होता है कि जब कोई कंपाउंड किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ना लाई करता हो, उसके मोर देन 1 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो, तो वो रेजोनेंस शो करता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। इसका मतलब अगर 5 केसेस हैं, हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड इन 5 में से किसी भी स्ट्रक्चर में पाया जा सकता है, तो 20% चांस है कि इस टाइप का पाया जाएगा। अगर इस टाइप का पाया जाएगा 20% चांस है, तो फिर इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के चांस कार्बोनिल कार्बन पर यहां तो कर सकता है, यहां तो पॉजिटिविटी आ जाएगी, वहां तो कर सकता है। लेकिन हम तो जानना क्या चाह रहे हैं, हम तो पढ़ना चाह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मुश्किल हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, क्योंकि केवल 20% चांस है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो पाएगी। पकड़ पा रहे हो कि नहीं, पक्का, बहुत अच्छे। ये कहानी है, केवल नोट करिए इसको। पहले ये रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर बनाइए। यानी अगर तुमसे उसने पूछ लिया ना कि भाई बताओ ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन से कम रिएक्टिव क्यों होते हैं। बोलो ना बच्चों, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड से कम रिएक्टिव होगा या ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कम। अच्छा एक और बात है, अब ये क्या है, ये इनमें से एक भी मैंने एल्डिहाइड नहीं लिया है, ये सारे क्या हैं, सारे कीटोन हैं। नहीं समझे, बोलो ना कौन सा एल्डिहाइड है। हाँ ये एल्डिहाइड हो जाता बशर्ते कि यहाँ H होता। आप ये समझे, पक्का, बहुत अच्छी। तो कीटोन्स हैं कुल मिला जुलाकर। लेकिन ये बात दोनों के लिए है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी अपने करस्पॉन्डिंग या अपने एनालॉगस एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन से क्या होती है, कम होती है। बच्चों बात समझ में आ रही कि नहीं। अच्छा आप में से कोई मुझे बताएगा, बस इनके बारे में बता दो। बेंजल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बच्चों, COCH3 एसिटोफिनोन। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, क्या कहना है। और इसका नाम क्या है बच्चों, अगर इसका नाम भी तुम मुझे बता दो तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसका नाम क्या है, बेंजोफिनोन। बताओ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये डबल बॉन्ड टूटकर, ये डबल बॉन्ड टूटकर, या ये डबल बॉन्ड टूटकर, या ये डबल बॉन्ड टूटकर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाएगा इस बात पर, इस पर ये कौन ज़्यादा आसानी से करेगा। तो हम कहेंगे सर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये, उससे कम ये, और सबसे कम ये। बोलो बात समझ आएगी नहीं। कारण क्योंकि यहाँ तो सर दोनों बेंजीन रिंग कहेंगी कि हम कार्बन पर पॉजिटिविटी को बचने नहीं देंगे। इधर वाला भी खींचेगा अपनी ओर और इधर वाला भी खींचेगा अपनी ओर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, कोई डाउट है, बहुत बढ़िया, ठीक है, नोट करो जल्दी से, ठीक है। यानी बेंजल्डिहाइड
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने के लिए बेंजल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, एसिटोफिनोन उससे कम और बेंजोफिनोन सबसे कम। इन तीनों में कंपेयर करने पर आपको बात समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। रीजनिंग वाला पार्ट खत्म हो गया, रिएक्शन से स्टार्ट होगी जो कि हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है ना, बात समझे ना। अब रीजनिंग वाला पार्ट खत्म हो गया, जितने रीजनिंग थी वो सारी आपकी हो गई। मैं बार बार कह रहा हूं इसको एक बार जरूर कल देख कर आइएगा कि क्या क्या बताया था, ताकि रिएक्शन समझने में आसानी हो। अभी तक हमने रिएक्शन नहीं की, अभी तक हम केवल क्या कर रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे रिएक्शन किस तरह से आसान होगी, कैसे मुश्किल होगी, रिएक्शन हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजोफिनोन इज मोर फिजिबल देन एसिटोफिनोन, सही है गलत? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजोफिनोन आर मोर फिजिबल देन एसिटोफिनोन, फॉल्स है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। और फिर नीचे लिख दिया आर, रीजन में लिख दिया ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग। अब क्या करोगे, तो या तो दोनों ही गलत। पहली बात तो ये रीजन सही है, लेकिन एसर्शन सही होकर रीजन गलत हो रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, नहीं समझे? वो इसको अब ये रीजन इतना छोटा नहीं देगा, रीजन फिर पूरा कर देगा कि ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग द रिएक्टिविटी ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिक्रीजेस। तो ये सही हो गया, अब इसका मतलब आर सही हो गया, R2 हो गया, लेकिन ए फॉल्स हो गया। समझ गए ना, बहुत अच्छे। थोड़ा दिमाग से काम लेना है कि क्या होगा, ठीक है ना। बढ़ जाए आगे, ओके। मुझे लगता है बल्कि अब बढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन इसको याद करके आइएगा, समझ के आइएगा मतलब, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है।